अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो फिर बढ़ती हूँ अपनी आज की एपिसोड की तरफ बिना किसी देर के। तो इस वहाँ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहिए, बात रही और सबसे बढ़कर दूसरों के चैनल पर भी मुस्कुराते खेत रहें। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने रिव्यू देना है, 100% सब अपने रिव्यू देना है। मैंने यार कल से मैं जाग रही हूँ। सबसे पहले कल रात को आपको सुबह को एपिसोड दी जो मैंने रात को लिखी थी, मतलब कल सुबह से बैठ के लिखी थी और आज सुबह से ही एपिसोड लिख रही हूँ। अब जहाँ की फ्री हुई हूँ और अभी भी फ्री नहीं हुई। अभी इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग इसको उस पर लगा दिया जाएगा, अपलोडिंग पे लगा दिया जाएगा। तो खुश रहें। रमज़िश तहरीन और आसिफ किस्त 108 पार्ट 2। अब रिजरान के जाने के बाद जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसे वो लॉक कर गया था। अब उसने लॉक को घुमाते काफ़ी मरतबा खोलने की कोशिश की मगर वो खुल नहीं रहा था। मगर वो खुल नहीं सका था। ब्रिश ने गहरे सांस लेते चारों तरफ नजरें दौड़ाई। होटल का ये एरिया 2 कमरों में मुश्तमिल था। एक बेडरूम था, एक बहुत खूबसूरत स्टाइलिश सा सिटिंग एरिया था जहाँ कंफर्टेबल से सोफे रखे थे और एक तरफ छोटी सी डाइनिंग टेबल थी। अपनी स्टाइलिश सी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी जहाँ टेबल पर बहुत शानदार सा खाना सजा हुआ था। तमाम डिशें से कवर हटाते हुए नम आंखें लिए इस्तहज़ा मुस्कुराई थी। अब्रिश ने बेडरूम में आते ही वॉशरूम से अपनी शर्ट और बाहर ज़मीन पर पड़ी अपनी जीन्स जल्दी से पहनी थी। अपने वजूद को चादर से अच्छी तरह लपेटा था। उसे जरान के आने से पहले कुछ भी करके इस कमरे से निकलना था। वो बेडरूम में रखे लैंडलाइन फ़ोन की तरफ बढ़ी। होटल रिसेप्शन का नंबर डायल करते उसने फ़ोन कान से लगाया था। हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम रूम नंबर 145 प्लीज़। आई एम स्टक इन रूम टू समथिंग। अब इसने फ़ोन कान से लगाए कहा था। होटल अमले ने शायद किसी से इंग्लिश में काम रहने को कहा। 5 उसे 5 मिनट के अंदर उसे रूम से बाहर निकाल लिया जाएगा। उसे यकीन दहानी करवाई थी। मिस्टर खानज़ादा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम अपनी हवेली में कैद करके भी रखोगे तो रह लूँगी। तुम्हारी आंखों में सर्दपन कबूल है मगर तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत कबूल नहीं। तुम सारी उम्र मुझे बेहज़ाद खान का ताना दोगे जबकि जानते हो अपनी इज्जत से ज़्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज़ थी। अपनी चादर तक नहीं उतरने दी थी उस दिन। मगर तुम मर्द हो ना, इसलिए कभी नहीं भूल सकते। भूलना चाहो भी नहीं भूलोगे। अब ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते फ़ोन क्रेडल पर रखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। होटल से बाहर निकलते उसके कदम यकदम रुके थे। आंखों में बेयकीनी आंखों में बेयकीनी सी ठहरी थी। कानों में सितम करके लफ्ज़ गूंजे थे। वो गहरे सांस लेते मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। अब इस लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा पलवशा और सितारा खान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी औरत को इस नज़र से नहीं देखा जिन नज़रों से तुम्हें देखता हूँ। सारा खान के अपर लिप पर मोल है। ये रात मुझे तुमसे पता चला। मैंने कभी उसे इतने गौर से नहीं देखा कि मुझे पता चलता कि उसके कहाँ कितने दिल हैं। इसलिए आइंदा मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। अपनी मुसलसल सर नफ़ी में हिलाते ग्लास विंडो से नजर आते मंजर को देख रही। आंखों से गर्म स्याल बहता उसके आरिस को बको रहा था। कर्व से दांतों तले दबाई हिचकी लेकर रह गई थी। होटल के डाइनिंग एरिया में तारा खान के सामने वाली चेयर पर बैठा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कर रहा था। उसके अपर लिप पर मोल ना देखने का दावा करने वाला उस वक्त सिर्फ उसके अपर लिप मोल पर नजरें गाड़े बैठा था और कहीं उसकी
और कोई उसकी नज़रें थी ही ना थी। वो तो दुनिया जहाँ से जैसे बेखबर था। ब्रिज गहरे सांस लेते अपनी मुट्ठियाँ दबोच की थी। आंखों की गुलाबीपन ने सुर्खी इख्तियार की थी। उस सामने बैठे इंसान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती थी, उससे किसी के साथ सोच कर ही मरने वाली हो जाती थी। किसी औरत के चेहरे पर नजरें गाड़े देखकर उसकी सांसें जैसे बंद हो गई थी। दिल पर हाथ रख के गहरे सांस लेते जवान के साथ टेक लगाए आंखें मीच गई। वो आंखें मीठी अपने लरजते वजूद को मुश्किल संभाले खड़ी थी। तारा खान सरान की इतनी करीब भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो कभी किसी दूसरी औरत को सारा खान जरान के करीब इतने करीब भी बर्दाश्त नहीं हो सका, कभी किसी दूसरी औरत। उसकी जगह दे देगा तो सच में दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। तुम ठीक कह रहे थे, तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आए। तुम इस तारा खान के साथ यहाँ आए हो। गुजरते हुए मुझ पर नज़र पड़ी तो तुम्हारी गैरत जाग गई। पठानों का खून खोल उठा। अब तुम मुझे हवेली ले जाकर कैद करोगे। हवेली ले जाकर कैद करना चाहते हो, फिर से वो कहानी दोहराना चाहते हो, मुझे अपने कमरे में कैद रखकर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक़ न भाओगे। नहीं मिस्टर खानज़ादा, मैं ब्रिज बादशाह हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊँगी। तुम्हें मुबारक हो पलविशा और सितारा खान जैसी घटिया। और तुम इस काबिल हो, तुम्हें ऐसी ही औरतें डिज़र्व करती। मिस्टर खानज़ादा अपनी शिश के लिए अपनी आंखें रगड़ते एकदम पागलों की तरह चीखी थी। वहाँ से गुजरते कुछ अमेरिकन कपल ने ब्रिज पर नागवार निगाह डाली थी। वो इतने दर्द में थी, वो भूल ही चुकी थी वो कहाँ खड़ी है। आंसू साफ करते जल्दी से होटल के एंट्रेंस स्टोर की तरफ बढ़ी। ब्रिज ने पलटते हुए एक बार फिर से पीछे मुड़कर ग्लास वाल से नजर आते उस मंजर पर नजरें दौड़ाई थी, जिसके अंदर आग दहकाए हुए था जिसके अंदर आग दहकाए हुए था। वो अभी भी उसी पोजीशन में बैठा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे औरत का अपल लिप मॉल बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके लफ्ज़ याद करते हुए बुरी तरह से सक पड़ी थी। शोला जवाना की तरह सिल्की थी। वो वहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकती थी। उसे एक बार और देखती थी, उसे सितारा खान को उसे और सितारा खान समेत आग लगा देती। अपने आंसू साफ करते तेज तेज कदम उठाती होटल से बाहर निकल आई। जरान खानज़ादा की गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों की कब से खाक छान मारी थी। पिछले 3 घंटों से ड्राइव करते ब्रिज को ढूंढ रहा था। वो घर भी नहीं गई थी। ये बात उसे जहले से पता चल गई थी। 2 घंटे बाद उसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी और वो ब्रिज को किसी कीमत पर यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। किसी कीमत पर अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे अपनी बीवी, अपनी हवेली, अपने कमरे में चाहिए थी। मगर उसे आज ही फ़्लाइट लेनी थी और वो ये फ़्लाइट भी मिस नहीं कर सकता था। असद यार खान और शहराम में जो कुछ हुआ उसे पता चल चुका था। उसे अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। उस पर एक पल भारी पड़ रहा था। असद पाकिस्तान आएगा वो जानता था, मगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी जल्दी आएगा उससे अंदाज़ा ना था। वो सच में प्राइवेट जेट करवा के पाकिस्तान आया था। ये बात उसे मज़ीद परेशान कर चुकी थी। वो जानता था इसफंदियार खान आबिर के लिए पागल है, मगर दीवानगी की हद तक पागल होगा उसे अंदाज़ा ना था। दारिम खान वाली बात पर वो उसके इसी रिएक्शन का मंतज़र था, मगर अब उसकी जान सूली पर लटकी थी। इस बात को लेकर असफन ने कहीं आबिर को हर्ट ना कर दिया। यकीनन वो भी असफन की यकीनन वो भी असफन की जगह होता तो ब्रिज को बहुत बुरी तरह से साजता। एक गैर मर्द की हवेली में रात गुजारती तो वो पागल हो जाता। ये बात उसे तैश दिलाने के लिए कही थी, मगर अब बात उसके हाथों से जैसे निकल गई थी। असफन यार खान पर उसका गुस्सा भी मुसलसल बढ़ रहा था। आबिर को उसने ज़रा सा भी हर्ट किया हुआ उसकी जान लेने का इरादा रखता था। सराह ने पूरी कुव्वत से स्टेयरिंग पर मुक्का दे मारा था। आबिर के लिए इसका दिल बहुत परेशान था और हमेशा की तरह अपनी बीवी के मसाइल में उलझा था।
कहाँ हो तुम बीवी? जरान ने तैशो इश्तियाल से स्टेयरिंग पर मुक्का दे मारा। हमेशा कहता हूँ तुम्हारी जान ले लूँगा, आज दुआ है मेरी तुम पर, गोली चलाते मेरे हाथ ना कांपे। जरान गुस्से से हलक के बल चीखा था कि उसकी गाड़ी भी उसकी चीख पर बुरी तरह डोली थी। आप ना आते तो आज रात मेरा न्यूयॉर्क के बार एक्सप्लोर करने का इरादा था, बल्कि आज रात मैं मुख्तलिफ बार एक्सप्लोर करूँगी। और अब्रिश पाशा न्यूयॉर्क की खूबसूरत रात की खुशबू और महक से फिर से खुद को जिंदा करी। उसके लफ्ज़ सोचते हुए मज़ीद पागल हो रहे थे, कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई। ये सोच आते ही उसे अपना वजूद, अपना पूरा वजूद आतिश के मारे की तरह फटता महसूस हो रहा था। ये नहीं कर सकती तुम बीवी, ये गलती तुम जज्बात में आकर कभी नहीं कर सकती। अगर तुमने बाहर में कदम भी रखा, कसम खाता हूँ तुम्हें जिंदा दफना दूँ। रानी धारते हुए अपनी गाड़ी का रुख न्यूयॉर्क के सबसे फेमस बार की तरफ मोड़ा, जो यहाँ आस पास ही था। तुम ये नहीं कर सकती बीवी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुसलसल सरनफी में हिलाते तंदु तेज गाड़ी चला रहा था। रंगत इश्तियाल की मारी सुर्ख थी, वो कुछ भी कर सकती, उसकी बीवी कुछ भी कर सकती थी, इतना तो उसे अंदाज़ा था। उसे जज्बात में समझ नहीं आता था। वो चादर में भी चादर में भी बाहर जा सकती, मगर किसी बार में उसका चादर में लिपटा वजूद भी गवारा ना था। सुरा ने अपने कोट की पॉकेट में पिस्टल चेक करते अपनी शर्ट के अगले दो बटन खोले तो उसे यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। दिल और दिमाग पर जैसे इस वक्त किसी ने खोलता पानी उंडेल दिया था, उससे ऐसा महसूस हो रहा था। आंखें जितनी सुर्ख थी उतनी सर्द और सपाट भी थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती बीवी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हलक केवल दहाड़ा था, बेबसी के एहसास से जैसे पागल हो रहा था। जरान की गाड़ी के टायर चरचराते हुए यकदम रुके थे। जरान ने सर सुर्ख निगाह सड़क के दूसरे राह पे खड़े वजूद पर डाली। वो सड़क की दूसरी तरफ उसी दरिया के पुल के किनारे खड़ी थी जहाँ उसे कल रात मिली थी। स्याह चादर में लिपटी हुई थी, उसकी तरफ पुश्त की खड़ी थी। सुरा ने गहरे सांस लेते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सुई की। वह सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गया था। उसके सामने जाने से पहले उसे अपने गुस्से और इश्तियाल पर कंट्रोल करना ही था। क्या चाहती हो तुम? जिस दिन तुम्हारे लिए किसी को कत्ल ना करूं उस दिन खुदकुशी कर लूं। सरान उसके दोनों इतराफ में हाथ जमाए सर्द आवाज में, मध्यम आवाज में कर गया था। जरान की आवाज़ सुनकर उसका वजूद लर्जा था। उसका लम्स इस टाइम जहरीले नाक की तरह डसता महसूस हुआ। अब उसने गहरे सांस लेते पलटना चाहा। वो उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते उसके पेट पर सख्ती से एक हाथ जमा गया था। अब उसके हिसाब में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। जरान ने उसकी उसकी चादर में हाथ डालते उसकी बैली बटन को अपने हाथ की मुट्ठी में इतनी सख्ती से भरा था कि अब्रिश से कर रह गई थी। उसे चादर के अंदर से बेबाक हरकत करते अब्रिश की रंगत सुर्ख की थी। अब्रिश का पूरा बदन कांपा था, तो उसने ही लम्हे और झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। अब्रिश ने शबनमी आंखों से जरान की ब्राउन पुरकश आंखों में देखा जो सर सुर्ख थी। उसकी नखोश पर अपनी सर निगाहें गाड़ी अपनी पुरतशी सांस से छोड़ा। मना किया था ना तुम्हें बीवी, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों निकली तुम? जरान उसके सुर्ख चेहरे पर नजरें जमाए। भाई वराया, मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी झूठी गैरत हूं ना? अब इसने इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। शबनमी लहजे में सवाल किया। अब्रिश, इन बातों का मकसद तुम कमरे से अकेले निकल आई। मैं पिछले 3 घंटों से सड़कों पर ख्वार हो रहा हूँ, तुम यहाँ पर खड़े रोते हुए मुझसे ये सवाल कर रही हो। जरान ने उसकी मुतर्म आंखें देखते दांत पीसे थे, उस पर अपनी गहरी निगाहें गाड़े उसे बहुत गौर से देख रही थी।
इस तारा खान से तुम्हें टाइम मिल गया जो तुम मुझे ढूंढते रहे। अब्रिश की बात पर उसका खून रगों में भड़का था। अब्रिश क्या कहा था, मुझ पर आइंदा इल्ज़ाम मत लगाना। मेरा सितारा खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़रान उसकी बात काट दे दृष्ट लहजे में बोला। कहा तुम्हें ये भी नहीं पता सितारा खान के अपर लिप मॉल पर दिल है, मगर होटल के डाइनिंग एरिया में बैठी तुम्हारी नज़रें उसके अपर लिप पर ही थी। अब्रिश ने झटकते हुए उसके चटानी सीने पर अपना हाथ मारा। वो तड़पते हुए उसे रोते हुए देख रही थी। मैं चुका था उसे होटल डाइनिंग एरिया में सितारा खान के साथ बैठा देख चुकी है। फ़रहान उसका बेइंतहा सुर्ख चेहरा मुद्दों आंखें लरसता वजूद देखते सर तासिर से सर हिलाया। ला कर रह गया। पिछले 4 घंटों से यकीनन वो पिछले 4 घंटों से यकीनन रो रही थी। देख सकते हो मुझे ऐसे, मुझे शक्की जहनी मीज़ ब्लडी वूमन बुला सकते हो जो इनसिक्योर है। अवरिश ने कर्व से हिचकी ली थी। सरा ने गहरा सांस लेते अपनी घनी पेट पर हाथ फेरा। सरा ने गहरा सांस लेते अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरा। एक बात पूछती हूँ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे ऐसे किसी मर्द के साथ बातें करते देखते तो क्या सोचते? वही सोचते ना जो मैं सोच रही हूँ। अब रश्मि सरान की सुर्ख आंखों में देखते कहा, जिसकी बात पर मज़ीद सुर्ख हुई थी। अपनी सरान नहीं कर सकते ना बर्दाश्त मेरी लबों से ये बात सुनकर भी। अगर मुझे ऐसे किसी से बातें करता देखते तो यकीनन मुझे और उसे जान से मार डालते। इस तरह एप्रिश ने इस्तेसाइया लहजे में सवाल, हाँ जान से मार डालता। और मारा भी है तुम्हारी आंखों के सामने, उनकी जान ली भी है। जरान उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला, मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं भी उस बलवशा सितारा की जान ले लूं? अभी रोते हुए बुरी तरह चीखी थी। ले सकती हो तो ले लो, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि औरत हो तुम। इसलिए बात करते और कोई भी ऐसी हरकत करते हुए ऐसी हरकत करते याद रखा करो, औरत हो तुम। औरत होने का ये मतलब नहीं मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँ। अब ऋषि की बात काटते पहले से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखी थी। अब ऋषि क्या बर्दाश्त किया है तुमने, ज़रा बताओ मुझे। उसकी मज़ीद करीब हुआ। अब ऋषि पीछे को होती रेलिंग के साथ अब ऋषि पीछे को होती रेलिंग जहाँ लगी थी बर्दाश्त की हद को तुमने मेरी आजमाया है, अभी भी आजमा रही हो तुम। ज़रा उसे घूरते लफ्ज़ चबाए थे। कौन सी बर्दाश्त की हद को आजमाया मैंने? बर्दाश्त मैं कर रही हूँ। हर बार तुम्हारा चिड़गवार सफाक रवैया बर्दाश्त करती। मेरी गलती थी तुम जैसे चिड़गवार चिड़गवार से प्यार किया जो बेवफा भी है। अब ने भीगे लहजे में से खुद से दूर धकेला था। जरान गुस्से से मजीद उसके करीब हुआ। हर लम्हा आग मेरे सीने में दहकती है। इन 7 माह में अंगारों पर लौटा हूँ। इतना जला इतना तड़पा हूँ कि सोना भूल चुका हूँ। मुझसे मुकाबला मत करो वरना हार जाओगी। बहुत गहरे जख्म है यहाँ। जरान ने सीने पर हाथ मारा था। तुम हमेशा मुझे वो सब याद दिलाकर जहनी टॉर्चर करोगे? पिछले रोते हुए पूछा। इसलिए कह रहा हूँ औरत हो, औरत बनकर रहो मिसेस खानज़ादा। जितनी घटिया इल्ज़ाम तुमने मुझ पर बलविशा और सदारा खान को लेकर लगाए हैं। अगर मैं कभी ऐसा लफ्ज़ मुंह से भी निकालता तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखना गवारा ना करती। ज़रा ने उसके आंसू देखते तंजिया लहजे में कहा, तुम इल्ज़ाम लगा चुके हो जो मुझे ताने देते हो सब क्या है? अब इसकी बात पर बलबलाई थी। ताना मारना और इल्ज़ाम लगाने में फ़र्क होता है। मैंने कभी तुम्हारी किरदार कशी नहीं की, ना कभी करूँगा। तुम्हें तुम्हारी संगीन गलतियाँ याद दिलाई हैं, मगर तुम्हारा नाम कभी किसी के साथ नहीं जोड़ा। जोड़ा नहीं हो, ये होती है एक मर्द की बर्दाश्त। मर्द तुम औरतों के शक में भी अपने लिए बेपनाह मोहब्बत तलाश कर लेता है। अपने किरदार पर इल्ज़ाम हंस कर सह लेता है। ना सिर्फ हंस कर सहता है, घंटों सफाइयाँ भी देता है क्योंकि वो औरत उसके लिए बहुत कीमती होती है। रानी ब्रिज के बहते आंसू को बगौर देखते संजीदी कहा, उसकी गुलाबी आरस पर बहते आंसू पर अपनी
अपनी उंगलियां नरमी से रखी जैसे अब्रिश पूरी तरह झटक गई थी। तुम मर्दों पर वो इल्ज़ाम नहीं होता, तुम मर्दों के दिल में हमेशा दूसरी औरतें कर जांच रहती रहेगी, क्यों नहीं? तुम मर्दों पर बैक पक चार हलाल जो होती। अब्रिश उसे खुद से दूर धकेलती सिलकते लहजे में बोली, तुमने खुद ही अपने सवालों का जवाब दे दिया कि तुम औरत हो, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। चार हम मर्दों पर हलाल हुई, मगर औरत एक मर्द के निकाह में रहते हुए किसी दूसरे को एक पल के लिए भी सोच नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने औरत के लिए हदूद तयन की है, मर्द के लिए भी की है। उससे भी बावफा रहने को कहा, नजरें झुकाने को कहा, मगर दूसरी औरत से निकाह जायज़ और हलाल बनाया। फिर तुम कैसे कह सकती हो तुम मेरी जगह होती? अगर औरत मर्द की जगह हो तो ऐसी औरत को बदकार कहा जाता है। और मेरे नज़दीक मर्द औरत के हुस्न पर नहीं, मर्द औरत की वफा पर मरता है। ज़रा ने उसे घूरते सद आवाज़ में फनकारा, और मैं तुम्हारी वफादार नहीं हूँ। अब्रिश ने रोते हुए सिसकी ली थी। अगर तुम मेरी वफादार न होती, हवेली से तुम्हारा जनाजा उठता, तुम्हें कभी अमरीका ना आने देता, तुम्हारे पीछे कभी अमरीका ना आता। रानी गंभीर लहजे में कहते उसके हाथ पर नरमी से फिर से उंगलियां जुमाई। झूठ मत बोलो, तुम इस तारा खान के साथ याशी करने आई। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मुझे उस कमरे में छोड़कर तारा के साथ नाश्ता ना कर रहे थे। अब्रिश से लगते थे। सरान उसकी बात पर लब भींचते कुछ पल उसे देखता रहा। अब्रिश का इल्ज़ाम उसकी रगों में खून साकत कर चुका था। गर्दन की वेन तेशो इश्तियाल से ज़ाहिर हुई थी। रान ने चपड़ी पीटते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। क्या चाहती कम टू द पॉइंट? मुझे पाकिस्तान हर हाल में आज निकलना है। मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी फजूल के नखरे नहीं उठा सकता। रान ने रिस्ट पाँच पर नजरें दौड़ाई। पाकिस्तान नहीं जाना और ना ही तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ रखना है। तुम इस तारा पलविशा जैसी औरतें मुबारक हो, तुम इन्हें डिज़र्व करते हो। अपनी अपने आंसू साफ करते अटल लहजे में कहते ज़रान की आंखों में देखते तंजिया मुस्कुराई थी। अपनी की बात पर ज़रान लब नीचे से देखते अपने गले बालों में उंगलियां फेरी। कुछ पल उसके रोते हुए चेहरे को देखता रहा, अपनी भीगी निगाहों से देखते। ओके, जैसे तुम चाहो। ज़रान संजीदगी से कहता उससे दूर हुआ था। अब्रिश ने नम आंखों से बेयकीनी से उसे देखा था। तब तुम मान गई? अब्रिश के लब बेयकीनी की कैफियत में जंबिश हुए थे। जंबिश की कैफियत में ज़रान की निगाहें उसकी जंबिश होते लबों पर थी। तुम चाहते ही नहीं थे मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाऊँ। अब्रिश ने गहरे सांस लेते चीखते हुए कहा, तुम्हारे फैसले का एहतराम कर रहा हूँ। वैसे भी इस 7 माह बहुत सुकून से गुजरे हैं तुम्हारे बगैर। हवेली जाओगी, वही चक चक शुरू हो जाएगी। मोरे के पास बैठूंगा, तुम्हें एतराज़ होगा। नीचे लाउंज में 2 घड़ी सबके दरमियान बैठूंगा, तब भी तुम्हें एतराज़ होगा। अब तो मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ, मुझे हज़ारों काम होते हैं। अपने बिजनेस को भी तवज्जो देनी। एक रात हवेली से बाहर गुजार ली, तुमने मेरा जीना हराम कर देना। मुझे लगता सिंगल लाइफ अच्छी है मेरे लिए। अगर ख़ुद को कैद करने का इरादा भी हुआ, दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं। बीवी, कौल तुम्हारे हम मर्दों पर बैकपक चार हलाल है, और तुम मुझे इजाज़त भी दे चुके हो। रानी उसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी की थी। अमरीश की आंखों की गुलाबी सुर्खी में तब्दील होती। वो गहरे सांस लेते रुख मोड़ते। उसकी पुश्त को देखते ज़रात की मुस्कुराहट गहरी हुई। और रेलिंग पर हाथ जमाए अपने लरजते वजूद पर वो मुश्किल काबू पाए हुए थे। चलो बीवी, तुम्हें घर छोड़ दूँ? ज़रा ने उसकी पुश्त को देखते उसे करीब होते कहा। उसके करीब होने पर तड़प कर रहेगी। मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी तरफ मरते हलक के बल चीखी थी।
लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके रहूँगा। आखिर पठान मर्दों इस तरह तुम्हें न्यूयॉर्क की सड़क पर कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। जरान उसकी कलाई जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जरान अब्रिश ने तड़पते उसके हिसार से कलाई छुड़ाने की नाकाम से कि उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर बेदर्दी से पटका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। अब्रिश के घर आने पर जरा ने गाड़ी रोकते अब्रिश को देखा, जो वन स्क्रीन पर नजरें जमाए सर सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। जरा मुस्कुराहट दबाए कुछ पल उसे देखते रहा, जो साकत सी बैठी थी। आ गया है बीवी। जरा ने उसकी तरफ झुकते मध्यम से सरगोशी करते उसकी कान की लो को नरमी से दांतों से काटा था। जरान की गर्भ सांसें अपनी कान की लो पर महसूस करते होश की दुनिया में वापस आई थी। तड़पते हुए जरान को खुद से दूर झटक चुकी थी। उसने भीगी आंखों से जरान को देखा, मुझे मुस्कुराते उसे गहरी निगाहों से देखता अपनी सन ग्लासेस आंखों पर लगा चुका था। क्या हुआ बीवी? उतर नहीं रही गाड़ी से। तुम्हें बताया ना मुझे बहुत जल्दी है। जरान ने रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई। मैं उतर नहीं लगी थी। अब पिछले जरान के खूबरो चेहरे को देखते अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाया था। लफ्ज़ टूट कर अदा हुए थे। उस सच में उसके लिए बेरहम सफा कर चिड़गवार का दादा था। जुदाई की सज़ा पर वो खुश हो रहा था। अब पिछले भी ताबीज़ उसके चेहरे पर निगाहें गाड़ी थी। दूसरे लम्हे उसने रुख मोड़ते कपकपाते हाथों से गाड़ी के हैंडल पर हाथ जमाया। जरान उसकी कलाई अपनी तरफ खींचते उसकी तरफ झुकते गाड़ी लॉक को चलता, उसकी सीट को बटन से पुश करते थोड़ा सा नीचे झुकाते उस पर झुका। कृष ने भीगी सवालिया निगाहों से देखा था। आखिरी मुलाकात है, अब कि हम बिछड़े पता नहीं मिले कि नहीं, इसलिए थोड़ी गर्म नर्म सांसों का तबादला तो होना चाहिए। सांसों में सांसें तो उलझनी चाहिए। रानी गर्म निगाहें उसकी गुलाबी कटाऊ दर लबों पर गाड़ी। तुम्हें अपने लबों को छूने नहीं दूंगी। अपनी जंगल शहादत की उंगली उठाई उसकी आंखों में देखा। लेट्स सी बीवी। जरान अपनी ग्लासेस उतारते उसके चेहरे दोनों हाथों में थामते उसके लबों पर झुका। अब ने कपकपाते हाथों से वजामत करने की कोशिश की, मगर उसके हाथों की कपकपाहट बड़ी थी। आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। सांसें गहरी और गर्म हुई थी। उसे इसकी लेते सरान की शर्ट जकड़ के सरान शिद्दत से उसके लबों को से लिपटा, उसके लबों को अपनी शिद्दत से कंधारी करते उनकी जलन में इजाफा कर रहा था। उसके लबों को अपने लबों में दबाए नरमी से अपने दांत करते निचले लब को खींचता तो ब्रिश की सिसकियों में इजाफा होता। मगर कितनी देर से खेल खेल रहा था। उसकी सांसों में सांसें उलझाए, कभी अपनी सांसों से देखता, कभी उसकी सांसें छीनता। जब तक जरान का फ़ोन रिंग हुआ था, जरान अपनी की लबों से लिपटी फ़ोन उठाकर उसे वक्त होने लगा तो अपना नंबर देखकर सड़क से पीछे। सॉरी माई वाइफ, ये इंपॉर्टेंट कॉल है। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे लबों का मैं कितना दीवाना हूँ। कितने बार मोरे की कॉल, यहाँ तक कि अरहाम लाला की कॉल भी डिसकनेक्ट की है। जरान अब्रिश की बेतरतीब सांसों को देखते मुस्कुराते हुए पीछे होता। अब्रिश गहरी सांस लेते सीट से टेक लगाई थी। वो वाकई में उसके होंठों से लिपटते सारी दुनिया बोल जाता। बिस्तर पर वाकई में अपना हर रिश्ता बोल जाता। उसकी गुर्बत का नशा। गुर्बत का दीवाना था वो कभी। अब्रिश ने अपनी भीगी आंखों से एक गाड़ी के लाख पर अपने हाथ जमाए। हाँ बोलो सितारा। जरान की आवाज़ पर रुकी थी। क्या कह रही हो तुम?
सच में ओ आई कांट बिलीव, जरान फ़ोन पर अपनी गिफ्ट मजबूत करते बेयकीनी से बोला था। सना, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर ज़रान खानज़ादा तुम्हारे साथ होगा। ज़रान गहरी सांस लेते पुरजोशी से बोलते स्टीयरिंग पर हाथ मार गया था। अब्रिश बेयकीनी से उसके लफ्ज़ सुन रही थी। वो उसकी मौजूदगी यकसर फरामोश किए हुए था। अब्रिश की निगाहें उसकी मर्दाना मजबूत कलाइयों पर थीं, जिसकी नीली रगें तक उजागर थी। वो लब दांतों तले दबाए स्टीयरिंग पर एक हाथ की गिरफ्त मजबूत करते, एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए धीरे धीरे इस बात में सर हिला रहा था। वो इतना खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे हफ्ते क्रीम की दौलत मिल चुकी हो। अब इस मज़ीद खुद पर काबू नहीं पा सकी, जिसके अंदर भांबड़ चले थे। वो दहकता तंदूर बनी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जल्दी से बाहर निकल गई। वो रोते हुए अपने आंसू आरे से बेदर्दी साफ करते भागते हुए न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि उसे जरान की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। अब्रिश ने यकदम मुड़ते हुए देखा। फ़ोन कान से लगाए गाड़ी पैक करता उसे मोड़ रहा था। जरान की नज़रें उस पर ना थी, फ़ोन पर बुरी तरह मसरूफ़ था। कब से बेयकीनी से उधर खड़ी थी, वो कब से जा चुका था। न्यूयॉर्क में इस टाइम बर्फ़बारी शुरू हुई, जो पिछले आधे घंटे से वहाँ पर पत्थर बनी खड़ी थी। अब्रिश अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। उसने उसके घर के अंदर दाखिल होने का वेट भी नहीं किया था, वो चला भी गया था। सारा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर ज़रान खानज़ादा तुम्हारे साथ हो। लफ्ज़ उसके वजूद में शोले दहका चुके थे। अपने चेहरे और चादर से बर्फ़ झाड़ती अपने घर की तरफ बढ़ी थी। ज़रान के लफ्ज़ उसके वजूद में शोले दहका चुके थे। अपने चादर और चेहरे से बर्फ़ झाड़ती अपने घर की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान शाह के लबों से इरहाम खानज़ादा का नाम सुनकर हूर के अपने कमरे में जाते कदम रुके थे। हूर ने लब काटते सुल्तान शाह को देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात करे थे। हम का नाम सुनते उसकी रंगत में गुस्से से सुर्खियां सी गुली थी। दिल छिलते भांभरों की लपेट में आया था। उस दिन के बाद उसके पीछे नहीं आया था, ना ही उसने रात शाह मंजिल के गेट पर गुजारी थी। क्यों नहीं आया? वो कहाँ होता है आजकल? वो भर फिर सवाद तो नहीं चला कि वो हर लम्हा यही सोच रही थी। 7 महीने इस मगरूर इंसान ने हर लम्हा जैसे उसे दिया था। एलईडी स्क्रीन पर से सारी सारी रात चैन देखा था। हफ्तों के मामले में हमेशा वो मगरूर रही थी, फिर चाहे सुल्तान शाह की मोहब्बत हो, साहिर खानज़ादा, फिर अरहाम खानज़ादा। मगर अरहाम खानज़ादा की मोहब्बत ने उसे बेइंतहा मगरूर कर दिया था। इतना मगरूर कि वो कभी सुल्तान शाह की मोहब्बत में भी नहीं हुई। इतना तो वो अभी भी जानती थी, अरहाम खानज़ादा की सांसों में बसती। वो पागल है उसके लिए। जानती थी उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता है, और यही बात उसे झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। वो फिर कैसे उससे लापरवाह हो सकता है? बेतहाशा नफरत में भी उसे कभी एक पल के लिए खुद से गाफिल नहीं देखा था। अब जबकि इश्क का दावा कर चुका था, कैसे वो उसे छोड़ सकता? उसने इश्क का दावा किया नहीं था, इन 7 माह में बताया भी था उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते पूरी पूरी रात गाड़ी में उसके गेट के सामने गुजारी थी। खुद पर शाह मेंशन की गार्ड्स की तंजियाँ नज़रें बर्दाश्त की थी, सुल्तान शाह की सिलकती नज़रें बर्दाश्त की थी, उसकी बेतनाई बर्दाश्त की थी। वो ऐसा तो नहीं था, वो तो एक सुर्ख नज़र से जान निकालना जानता था। उसकी भी तो हवेली के कमरे में इस पर एक नज़र डालते उसकी सांसें रोक देता था। मगर आज उसे देखते ही नजरें झुका रहा था। मगर जो भी था, वो आंधी तूफान में उसके साथ होता था। उसने 7 माह में से बताया वो कितनी कीमती उसके लिए, क्या थक चुका है उसके पीछे फिरते फिरते।
क्या वो प्रीज़े के लिए और अपनी हवेली का कमरा आबाद करने के लिए गुल को अपनी ज़िंदगी में वापस ला रहा है? ये सोच कर ही हुर को अपना रगों में दौड़ता खून साकत होता महसूस होता। सारी उम्र इसके बगैर रही, ये उसकी सजा थी, मगर किसी और के साथ रही ये गवारा ना था। अजीब सी आँख दहकने लग जाती जैसे किसी दूसरी औरत के साथ सोच कर कर चुकी थी। वो अगर वो गुल के पास वापस गया, वो किसी सूरत उसके निकाह में नहीं रहेगी। वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके उसे तलाक लेगी, उसे ऐसा गम देगी वो तड़प कर मर जाए। इतना तो जानती थी, उस इंसान की सज़ा उसके चेहरे पर किसी गैर मर्द की एक नज़र ही काफ़ी है। इसी में ही वो तड़प कर मर जाए। जब वो उसकी दस्तरस में नहीं रहेगी, दिन रात उसे किसी और के साथ सोच कर सेकंडों में हज़ारों बार जलेगा, तड़पेगा, मगर मर नहीं सकेगा। मिस्टर खान, आपने किसी दूसरी औरत की भी सोचा नहीं, ऐसी सजा दूंगी, आप याद रखें। हूर सुल्तान शाह बहुत जालिम है। आपने अभी तक अपनी हूर का ये रूप देखा ही नहीं। वो लाउंज में खड़ी जेरे लब बोलते, हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास पूरी कुव्वत से लाउंज के चिमचिपाते फर्श पर मार चुकी थी। सुल्तान शाह ने लब भींचते अपने सामने खड़ी हूर को देखा। उसे पिछले एक हफ्ते से ऐसे देख रहे थे। वो बात बात में करती थी, ग्लास पहले तोड़ती थी, कॉफ़ी के मग, डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तन, लाउंज में लगी एलईडी पिछले एक हफ्तों में दर्जनों मरतबा तोड़ चुकी थी। अपना मोबाइल भी हर दूसरे दिन ज़मीन पर मार कर तोड़ देती थी। मुलाजमाएँ तक उससे डरने लगी थी। सुल्तान शाह खुद उससे बात करते डरती थी। उसे इतना गुस्सा करते आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे आदत थी अपना गुस्सा कुछ ना कुछ तोड़ कर निकालती थी, मगर इतना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा करते उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके गुस्से में अजीब सी तड़प थी। वो उसे देख कर परेशान रहने लगे थे। सुल्तान शाह हूर को देखते सोफे से उठते उसके मुकाबिल हुए। क्या हुआ मेरी जान को, अपने पापा पर इतना गुस्सा है क्या? सुल्तान शाह ने उसे सीने से लगाते उसके बालों पर लब रखे थे। गुस्सा तो आप पर भी बहुत है मुझे। और उनके सीने से सर उठाते गुस्से से बोले, मुझ पर भी गुस्सा है। और ये भी कौन है जिस पर मेरी प्रिंसेस को गुस्सा है? सुल्तान शाह ने उसकी हथेलियों पर अपने लब नरमी से रखते पूछा। पापा, ना मैं उसके मतलब बात करना चाहती हूँ, ना मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ। आई हेट हिम पापा। उन्हें शोलावार लहजे में कहा, हेट हिम यानी वो ही है? सुल्तान शाह ने परसोच अंदाज में जेर लब आस्ती से कहा। मुझ पर क्यों गुस्सा है? मैंने क्या किया है? सुल्तान शाह ने हूर को देखते अपनी मुस्कुराहट दबाए पूछा। हमेशा की तरह रूठी उन्हें बहुत क्यूट लगी थी। पापा, कल मैच था, आप हमेशा वो बोरिंग मैच मेरे साथ देखते हैं। घंटों आपके साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखा है। आपको पता था मुझे क्रिकेट मैच से नफरत है, फिर भी आप ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बैठा कर वो मैच दिखाते थे। मेरे बगैर एक मैच तक आप देख नहीं सकते थे। कल सारी रात वो बोरिंग मैच लगाए आपका इंतज़ार करती रही, मगर आप नहीं आए। आपकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत मेरे लिए कम हो गई है पापा। हूर के शिकवे पर वो तड़प कर रह गए थे। मेरी जान, हर सांस के साथ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती है। जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम होगी, समझ लेना तुम्हारे पापा की सांसें रुक गई हैं। सुल्तान शाह ने नम आंखें हूर के खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते उसके माथे पर लब रखे। पापा, आपने कभी दोबारा मरने की बात की, मैं हमेशा के लिए आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। हूर भीगे लहजे कहने में उनके सीने में समाई थी।
उस दिन तो वाकई में मर जाऊंगा। सुल्तान शाह मबहम सा मुस्कुराए थे। पापा, उन्हें चीखते उनके सीने पर मुक्का मारा। सुल्तान शाह मबहम साहस पड़े थे। पापा, आज रात आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं और आप बोरिंग मैच देखेंगे और साथ में कॉफ़ी पियेंगे। अगर आपके हाथ की हूर ने सुल्तान शाह को देखते हुए रूठी अंदाज में कहा, रात को? सुल्तान शाह ने पुरसोच आवाज़ में कहा, रात को क्या है पापा, मैच रात को ही शुरू होगा। हूर ने बगौर उनका चेहरा देखा जहाँ परेशानी छाई थी। ग्रे आंखें वीरान सी हुई थी। कुछ नहीं, जो मेरी बेटी कहे। सुल्तान शाह ने उसके गाल पर बोसा दी। सच में पापा? और खुशी से सुल्तान शाह के साथ लिपटी थी। बिल्कुल सच। वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। मुझे माफ़ कर देना मेहर माँ, आज रात नहीं आ सकूँ। तुमसे ज़्यादा अपनी हूर से प्यार करता हूँ। तुम्हारी हक तलफ़ी कर सकता हूँ मगर हूर की नहीं। सुल्तान शाह मेहर माँ से दिल ही दिल में मुखातिब हुए थे। उन्होंने सुर्ख आंखें बेदर्दी से उंगलियों से मस ली। सुल्तान शाह हूर को बाजू के हल्के में लिए सोफ़े की तरफ बढ़ते सोफ़े पर बैठे। पापा, वो आप फ़ोन पर अरहाम का जिक्र कर रही थी। किस अरहाम की बात हो रही थी? हूर ने अपना लब दांतों तले दबाए पूछा। हूर की बात पर चौंकी थी। अपने क्यूटर्स को देखते लापरवाह अंदाज में पूछ रही थी, मगर उसके लहजे और अंदाज में बेचैनी थी जिसे वो छुपा ना सकी थी। खानज़ादा के मतलब बात होती है। उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डन हुआ है। मुझे अभी भी उस कंपनी की तमाम डिटेल वहाँ के मैनेजर ने दी है, मगर अरहाम को नहीं पता कि हमारी कंपनी है। मैनेजर मुझसे इजाज़त ले रहा था वो प्रोजेक्ट अरहाम की कंपनी से कैंसिल कर दें या फिर होने दें, क्योंकि अरहाम की हमारी दूसरी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है। पापा, वो प्रोजेक्ट होने दें, मीटिंग मैं अटेंड करूँगी। अरहाम को इस बात से बेखबर रखा जाए कि मीटिंग हुजूर सुल्तान शाह से हो रही है। और सुल्तान शाह की बात काटते अचरज भरे अंदाज में बोले। सुल्तान ने परेशानी से उसे देखा था। क्या हुआ पापा? मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। उन्होंने सुल्तान शाह के संजीदा चेहरे को देखते पूछा। क्यों नहीं मेरी जान, मेरी हर चीज़ तुम्हारे नाम है। तुम्हारी मिल्कियत है, पूरा एम्पेयर, ये घर, हर चीज़ तुम्हारी है। तुम जो चाहो कर सकते हो। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं। सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा, तो फिर ठीक है पापा, मिस्टर खान की मुलाकात और सुल्तान शाह के साथ होगी, जो सुल्तान शाह के पूरे इस्टेट की इकलौती मालिक है। पता चलना चाहिए हूर सुल्तान शाह आखिर कौन है। हूर संजीदगी से कहते सोफे से उठते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान शाह की गहरी निगाहों ने हूर का दूर तक पीछा किया था। ऊपर सोच अंदाज में सोफे से टेक लगाए, सगार से लगाए मुंह को लगा चुके थे।